प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9th कृतिका भाग 1। और आज हमारे एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी, श्री जगदीश कुमार माथुर, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। सबसे पहले माथुर जी की सामान्य जीवन परिचय का हम अध्ययन करते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में और मृत्यु 1978 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा, उत्तर प्रदेश में 1917 में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण इन्होंने हाई स्कूल, कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय किया। आगे चलकर यही रुचि सृजन में परिणित हो गई और इन्होंने रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। इनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी बहुत चर्चित रहे हैं। माथुर जी की प्रमुख रचनाओं में कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा और नाटक है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह हैं। रीढ़ की हड्डी एक उसी प्रकार सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी है जिसमें राइटर ने, एकांकीकार ने समाज में हो रहे बच्चियों के प्रति अत्याचार को उजागर किया है। तो चलिए इस एकांकी का हम वाचन करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ हो जाती है, एकांकी प्रारंभ हो जाती है। बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे, उधर, बस नौकर बिछा दूँ साहब। बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी, बुद्धि बंट रही थी, तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? यह चौकी क्या चीज़ है? उसे सीधा करियो। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? आगे देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, अर्थात वो प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने धोती नहीं मांगी। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था, रतन। नौकर का नाम रतन है। मुख्यतः इसमें 3 पक्ष वर पक्ष के हैं और 3 पक्ष कन्या पक्ष के हैं। कन्या की भूमिका में जो भूमिका का निर्वहन कर रही है वह उमा है, उसकी माँ प्रेमा है, राम स्वरूप और रतन। 2 स्त्री पात्र और 2 पुरुष पात्र हैं। अब जो दूसरे पक्ष के पात्र हैं गोपाल प्रसाद जी हैं, शंकर हैं, ये खुद वर हैं। सब मिलाकर 6 लोगों पर यह एकांकी बुनी गई है। इन पंक्तियों में लेखक माथुर ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति राम स्वरूप और उनके नौकर का चित्रण किया है। नौकर कुछ मंद बुद्धि का है, उसे बार बार डांटना पड़ता है। बाबू राम स्वरूप यदि बिस्तर पर बिछाने की चादर मांगते हैं तो वह भीतर जाकर धोतियाँ मांगने लगता है। यही कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। क्यों बे रतन? राम स्वरूप जी कह रहे हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या?
मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्यारे बच्चों, प्रायः मूर्ख व्यक्ति के लिए, मंद बुद्धि के लिए हम उल्लू का, बैल का, गधे का प्रयोग करते हैं। अब प्रेमा कह रही है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी है। अब यहाँ उस उमा का वर्णन होता है कि वह मुँह फुला करके बैठी हुई है, जबकि आज उसे देखने वाले लोग आ रहे हैं। रामस्वरूप, मुँह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, किस रोग की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, और तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, सारे परिश्रम करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। तत्कालीन उस समय की पत्रिका थी स्त्री सुबोधनी, जो स्त्रियां पढ़ा करती थी, गृहिणियाँ पढ़ा करती थी, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कह रही है, क्यों? रामस्वरूप कह रहे हैं, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड पर एक बार चढ़ गया तो रुकने का नाम नहीं लेता। व्यंग कर रहे हैं रामस्वरूप जी प्रेमा के ऊपर। हटो भी, तुम्हें ठठोली हंसी मजाक ही सूझती रहती है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उम्मा को राह पर लाते, और देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। रामस्वरूप कह रहे हैं, तो क्या हुआ? रामस्वरूप कह रहे हैं, तो क्या हुआ? तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम, बिना सौंदर्य प्रसाधन के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुँह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। राइटर बताना चाहता है कि उमा उन लड़कियों में नहीं है जो दिखावेपन पर विश्वास करती है, बल्कि उमा एक पढ़ी लिखी शिक्षित युवती है, और वह घोर विरोध करती है इस प्रकार की परंपराओं का कि लोग गाय बैलों की तरह आकर के लोगों की बच्चियों को देखते हैं। भले ही अपने बच्चों के अंदर ही लाख कमियां हों, लेकिन उन कमियों को देखने का प्रयास नहीं करते, दूसरे के अंदर छुपी हुई, दूसरे के अंदर गुण को भी अवगुण को रूप में देखते हैं। यही यहाँ तक कहानी का सार है। प्यारे बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।